हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं फिफ्थ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जैसा कि चैप्टर का नाम है, इसमें भारत की झलकों के बारे में दिया गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत के वो चीजें जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो यहाँ पर तीन पार्ट में इस चैप्टर को बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है द बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड है कूर्ग और थर्ड है टी फ्रॉम असम। यहाँ पर तीन पार्ट में आपको इस चैप्टर को बांटा गया है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिग्यूज का। इस चैप्टर में हमको एक चीज के बारे में बताया गया है, द बेकर फ्रॉम गोवा। वे बेकर गोवा से जो गोवा से बिलोंग करते थे, मतलब वे बेकर जो गोवा से बिलोंग करते थे, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। ये एक पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? पेन पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर और पेन का मतलब होता है पेन। जब किसी के बारे में कुछ लिख कर ऐसे उसको एक्सप्लेन किया जाए कि आपको लगने लगे कि मेरे माइंड में उसकी एक इमेज बन गई है, दैट इज कॉल्ड पेन पोर्ट्रेट। जब आप किसी भी लेख को पढ़ते हैं, मतलब किसी भी आर्टिकल को अगर जो आप पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद अगर जो उसमें आप किसी भी पर्सन की या किसी और चीज की इमेज क्रिएट कर पाते हैं अपने माइंड में, तो उसे हम बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट। तो ये वही पेन पोर्ट्रेट है। और ये किसका पेन पोर्ट्रेट है? ऑफ अ ट्रेडिशनल विलेज बेकर। जो गोवा के गांव में बेकर होते थे, उनका जो परंपरागत बेकर होते थे, परंपरागत गोवा विलेज के जो बेकर होते थे, उनका पेन पोर्ट्रेट है। Who still has an important place in his society, जिनका आज भी अपने समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब वो बेकर जिनका आज भी समाज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उन्हीं बेकर्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां से चैप्टर हमारा अब स्टार्ट होगा। पर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दीज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। इस चैप्टर के बेसिक में ही बताया गया है, यानी कि शुरुआत में ही बताया गया है कि जो हमारे एल्डर्स हैं, उन्हें अक्सर सुना जाता है। किस चीज के बारे में सुना जाता है? वो जो फॉन्डली अपने चीजों के बारे में सोचते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, जो चीजें उनके साथ घटित हो चुकी है। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। जब पास्ट के बारे में, पास्ट का मतलब है बीता हुआ समय, जब बीते हुए समय के बारे में कुछ चीजें हम सोचते हैं और सोचते हैं, फिर उन्हें कहते हैं किसी के सामने, तब वो ऐसे सुने जाते हैं कहते हुए अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। किसके बारे में कहते हुए सुने जाते हैं? अपने पुराने पोर्टुगीज डेज जो अच्छे थे, उनके बारे में वो जब बताते हैं किसी को, तो कोई ना कोई व्यक्ति सुनता है। तो इसीलिए कहा गया आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड। हमारे जो एल्डर्स हैं वो अक्सर सुने जाते हैं किसी ना किसी के द्वारा। और किसके बारे में वो बात करते हैं? अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। और पास्ट किसका है? अपना पास्ट मतलब ओल्ड पोर्टुगीज डेज, जो उनके पुराने अपने पोर्टुगीज डेज हैं। पोर्टुगीज का मतलब होता है जब भारत में गोवा का सेटलमेंट हुआ था, तो गोवा में पोर्टुगीज रहे थे, जो पुर्तगाल देश से निवास करने वाले व्यक्ति थे, और वो आए थे गोवा में और गोवा का सेटलमेंट करते हैं, मतलब उसे बताते हैं। ये तब की बात है। तो अपने उन्हीं दिनों के बारे में सोचते हैं। द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। असल में पुर्तगाल जो है, वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेकरी। बेकरी उनको बहुत पसंद है, तो वो बेकरी वाले ही ब्रेड बनाते थे और वो उनको बहुत पसंद भी होते थे। तो उस समय जब गोवा में ये लोग रहने आए थे, तो वहां भी अपने साथ ये ब्रेड्स बनाने का सिस्टम पूरा का पूरा सेटअप करके लाए थे और यहाँ पर स्थापित करके यहाँ पर भी बनाते हैं, वही लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते हैं और वो बहुत ही फेमस थे उनके। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिस्ड। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, ये पोर्टुगीज की बात करी जा रही है।
वही पोर्टुगीज जो यहां पर आए थे और सेटअप हुए थे, स्थापित हुए थे, यहीं पर रुके थे, वही पोर्टुगीज को बोला गया है ईटर्स ऑफ लोव्स। का मतलब होता है जो पोर्टुगीज लोग उन लोव्स को खाते थे, माइट हैव वैनिस्ड, अब वो यहां से जा चुके हैं। मतलब जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद जब गोवा आजाद हुआ, तो गोवा के आजाद होने के साथ साथ जितने भी पोर्टुगीज थे वो यहां से चले गए थे। तो जब वो चले गए तो इसीलिए उनको बोला गया है माइट हैव वैनिस्ड, गायब हो चुके हैं, अब यहां से भारत से जा चुके हैं। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। मेकर्स, अब यहाँ पर मेकर्स किसे बोला गया है? तो मेकर्स बोला गया है अपने इंडियंस को। तो हमारे इंडियंस भी वहां पर कुछ रहते थे, तो इंडियंस भी उनके साथ काम करते थे, उन्हीं के साथ सीख लिया उन कामों को, तो वो अभी भी वहां पर हैं। मेकर्स आर स्टिल देयर, मेकर्स अभी भी वहां पर हैं और अपना फैमिली प्रोफेशन कैरी भी कर रहे हैं आगे। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर्स, कहते हैं वी हैव द मिक्सचर्स, हमारे पास अभी भी मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब जिसमें वो मिलाते थे चीजों को, वो लोव्स बनाने के लिए, जिसमें वो चीजों को मिलाते थे लोव्स बनाने के लिए, उसे मिक्सचर बोला गया है। तो हमारे बीच में अमंगेस्ट अस, हमारे बीच में मिक्सचर अभी भी है। द मोल्डर्स, मोल्डर्स भी है। मोल्डर्स का मतलब होता है वे सांचे जिनमें ब्रेड को रख कर बनाया जाता था, उसे मोल्डर कहते थे। मोल्डर भी है हमारे बीच में अभी भी। एंड दोज, और वे लोग हु बेक द लोव्स, और वे लोग जो लोव्स को बनाते थे, बेकर जो बेक करते थे, वो भी अभी हमारे बीच में है। लेकिन वो बेकर कौन से हैं? जो हमारे मेकर्स हैं, मतलब इंडियंस हैं। और वो जो पोर्टुगीज थे वो अब जा चुके हैं यहां से, अब नहीं है। दोज ओल्ड एज ओल्ड, उन पुराने दिनों की अगर जो हम बात करें, बहुत पहले समय की बात करें, टाइम टेस्टेड, तो समय ने टेस्ट किया है। समय ने किसका टेस्ट किया है? फर्नेसेस का। समय ने टेस्ट किया है फर्नेसेस। फर्नेसेस मतलब भट्टियों का। टाइम की कसौटी पर जो भट्टियां हैं वो खरी निकली। स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी अस्तित्व में है, अभी भी अस्तित्व में, मतलब भट्टियां जिनमें वो सेकते थे, लोव्स को बेक करते थे, वो अभी भी हैं हमारे बीच। टाइम ने उन्हें बहुत टेस्ट किया। बहुत टेस्ट करने का मतलब है समय समय पर उन पे मुसीबतें आई, फिर भी वो अभी भी स्टिल करते हैं, वहां पर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस, जो फायर उन फर्नेसेस में थी, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, वो अभी भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझ जाना, वो आज भी अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड का मतलब होता है धड़ाम की आवाज, एंड जिंगल का मतलब होता है खनक की आवाज। तो जो धड़ाम की और जो खनक की आवाज थी, ये किसकी आवाज थी? ऑफ द बम्बू क्राफ्ट, जो बम्बू क्राफ्ट उनके पास होता था उसी की आवाज होती थी। तो द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो बम्बू होता था उन बेकर्स के पास, जो परंपरागत बेकर्स थे उनके पास जो बम्बू होता था, उसी बम्बू की थर्ड की आवाज, वो जब आते थे तो अपने हराल्डिंग की आवाज सुनाते थे। हराल्डिंग मतलब होता है अपने आगमन का अनाउंसमेंट करना। अब वो ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करते थे जैसे आज के समय में जो बेचने आते हैं, वो क्या करते हैं, माइक लेकर बेच देते हैं और माइक में बोल देते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति आया है और ये सामान बेच रहा है। लेकिन तब के समय में क्या था, ये अपना बम्बू रखते थे, स्पेशल बम्बू रखते थे। बांस की एक स्टेप होती थी, मतलब एक लकड़ी होती थी लाठी टाइप की, वो एक तरफ से फटी हुई होती थी, और उसको जब जमीन पर पटकते थे, थर्ड करते थे, तो उसमें से एक अजीब सी खनक निकलती थी, जिंगल की आवाज निकलती थी, जिससे वो ये लोगों को बता देते थे कि अब मैं आ गया हूँ। हराल्डिंग का मतलब है अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट वो कर देते थे अपने आने का, हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह। जब सुबह सुबह वो आते थे तो पटकते थे बम्बू को, जिससे एक आवाज निकलती थी खनक की, तो लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आ गया है, अब हम लोग लोव्स ले सकते हैं। कैन स्टिल बी हर्ड, आज भी सुनी जा सकती है इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर
आज भी गोवा में सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, शायद आज उनके फादर जीवित नहीं है, बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज, लेकिन जो सन है वो अभी भी कैरी कर रहा है ऑन द फैमिली प्रोफेशन, जो उनका फैमिली का प्रोफेशन था। फैमिली प्रोफेशन मींस जो फैमिली का व्यापार उन्होंने चला रखा था बेकिंग करने का, वो आज भी उनके बेटे चला रहे हैं। स्टिल द फादर इज नॉट अलाइव, फादर यद्यपि नहीं है, इवन द फादर इज नॉट अलाइव, फादर जीवित नहीं है, फिर भी उनके जो बेटे हैं वो उनका प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर, जो बेकर्स हैं, आर इवन टुडे नोन एज, उन बेकर्स को आज जाना जाता है एज पैडर इन गोवा। गोवा में उन बेकर्स को आज पैडर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? बेकर्स को आज पैडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अवर, अवर का मतलब है हमारे, हमारे मतलब है राइटर अपने बारे में बोल रहा है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब राइटर गोवा में रहता था, इनका बचपन था, तो उस समय की बात कर रहे हैं। द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, जो बेकर होते थे वो इनके फ्रेंड हुआ करते थे, और क्या हुआ करते थे? कंपेनियन हुआ करते थे, एंड गाइड हुआ करते थे। जो बेकर थे उस समय, वो यूज टू बी अवर फ्रेंड्स, कंपेनियन एंड गाइड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि एग्जाम में ये लाइन ही डायरेक्ट पूछ ली जाती है। द बेकर यूज्ड टू बी अवर, इसके आगे ऑप्शन देते हैं अलग अलग, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड हो। इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। ही यूज्ड टू कम, वो आया करते थे। कब आया करते थे? एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में लगभग 2 बार आया करते थे। वंस, एक बार। व्हेन ही सेट आउट, जब वो निकलते थे। इन द मॉर्निंग, जब वो मॉर्निंग में अपनी सेल पर निकलते थे। ऑन हिज सेलिंग राउंड, जब वो बेचने के लिए निकलते थे, जो ब्रेड्स वो बनाते थे, जो बेक करके वो ब्रेड्स लोव्स बनाते थे, उनको बेचने के लिए जब मॉर्निंग में निकलते थे, तब वो मेरे गांव में आते थे। इट मीन्स ये जिस गांव में रहते होंगे वहां पर 2 टाइम इनको बेकर को देखने को मिलता होगा, एक तो मॉर्निंग में और दूसरा कब? एंड देन अगेन when he returned after emptying his huge basket, और दूसरी बार कब इनको देखने को मौका मिलता है? जब वो वापस आते हैं आफ्टर emptying, खाली करने के बाद, his huge basket, अपनी बड़ी सी टोकरी को जब खाली करके वो वापस आते थे, तब भी इनको देखने को मौका मिलता था। तो यहां पर 2 बार उनके गांव में आते थे बेकर्स। आगे बताते हैं। द जिंगलिंग थर्ड, जिंगलिंग मतलब खनक वाली जो पटक होती, जब पटकते थे जोर से अपने बंबू क्राफ्ट को, तो क्या होता था? बंबू को जब अपने जोर से पटकते थे, तो जो जिंगलिंग उसमें से आवाज निकलती थी खनकने की, वोक अस अप, हमको उठा देती थी। फ्रॉम स्लीप, नींद से उठा देती थी। एंड वी रैन टू मीट, और हम भागते थे, दौड़ते थे मिलने के लिए। एंड ग्रीट, और अभिवादन करने के लिए। हिम, उन्हें, उसे अभिवादन करने के लिए और उसे मिलने के लिए हम दौड़ते थे। वाई वॉज इट सो, और आगे पूछते भी ऐसा क्यों, मैं दौड़ता क्यों था उनसे मिलने के लिए, तो ऐसा क्यों? ऐसा ये इसलिए कहते हैं, वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह मैं बहुत ज्यादा लोफ को प्रेम करता था, यानी कि मुझे बहुत अच्छी टेस्टी लगती थी लोफ, इसलिए मैं दौड़ता था? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो मैं कतई नहीं दौड़कर उनके पास जाता था। फिर किस लिए जाता था? द लोव्स वर बॉट, आगे बताते हैं कि मैं इसलिए तो कतई नहीं, क्योंकि लोव्स जो थी वर ब्रॉट बाय सम पैस्कीन और बेस्टीन, जो लोव्स थी वो लाई जाती थी पैस्टीन और बेस्कीन के द्वारा, बेस्टीन और पैस्कीन के द्वारा लोव्स लाई जाती थी। पैस्कीन और बेस्टीन कौन है? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, ये मेड सर्वेंट है, घर में महिला नौकरानी है, इन्हीं के द्वारा लाई जाती थी। फिर मैं दौड़ कर क्यों पहुंचता था? फिर से वही क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। पहले बताते हैं कि ऐसा क्यों था कि हम दौड़कर उनके पास जाते थे। तो कहते हैं क्या ये ब्रेड मुझे बहुत अच्छी लगती थी इसलिए मैं जाता था? नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो ब्रेड थी वो तो ले ही आई जाती थी नौकरों के द्वारा, मेड सर्वेंट के द्वारा ले ही आई जाती थी, तो मैं क्यों दौड़कर जाता था? What we longed for were those bread bangles,
क्योंकि हमें इच्छा होती थी। किस चीज की इच्छा होती थी? लॉन्ग्ड फॉर मीन्स होता है हैविंग अ डिजायर, डिजायर होती थी, किसी भी चीज को इच्छा होती थी। वर दोज ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि इन्हें इच्छा होती थी ब्रेड बैंगल्स की। देखिए लोव्स तो ले आए जाते थे नौकरों के द्वारा, लेकिन जो ब्रेड बैंगल्स थे उन्हें लाने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो उसे अच्छे से सेलेक्ट नहीं कर पाते थे। ब्रेड बैंगल्स बच्चों के लिए होती थी और जो लोव्स होती थी वो बड़ों के लिए होती थी। तो जो ब्रेड बैंगल्स होती थी उन्हें सेलेक्ट नहीं कर पाते थे बहुत अच्छे से पैस्किन और बेस्टकिन, इसीलिए मैं दौड़कर स्वयं जाता था। विच वी चूज, जिसे हम चुनते थे, केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक जिसे हम चुनते थे, इसीलिए हम दौड़कर उनके पास जाते थे। समटाइम्स, कभी कभी इट वॉज स्वीट ब्रेड, कभी कभी तो ये मीठी ब्रेड होती थी। ऑफ स्पेशल मेक, जब उसे स्पेशली बनाया जाता था, बहुत ही खास ढंग से जब उसे बनाया जाता था तो मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री on the scene with the jang jang sound of his special made bamboo staff। जो बैम्बू स्टाफ है, बैम्बू स्टाफ का मतलब वही बंबू का बना हुआ लट्ठा। तो बंबू का जो बना हुआ लट्ठा था वो जब आते थे, एंट्री करते तो म्यूजिकल एंट्री होती थी। क्यों म्यूजिकल एंट्री होती थी? क्योंकि वो उसे जब जमीन पर पटकते थे तो उसमें से झैंग झैंग की आवाज निकलती थी, खनक की आवाज, जिंगलिंग की आवाज निकलती थी। तो वो एक म्यूजिकल एंट्री होती थी, क्योंकि वो इसे स्पेशल बनाते थे, जिससे ये लोगों को पता चल जाए कि अब एक बेकर आ गया है। वन हैंड, अब देखिए कितना बढ़िया उसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया गया है। आगे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसमें यहीं से हमको लगेगा कि हाँ ये वास्तव में पेन पोर्ट्रेट है। वन हैंड, एक हाथ में उनके, सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वो अपने बास्केट को सपोर्ट करते थे, ऑन हिज हेड, जो उनके हेड पर होती थी, एक हाथ से हेड पर सपोर्ट करते थे बास्केट को। एंड द अदर, और जो दूसरा हाथ होता था, बैंग्ड द बंबू ऑन द ग्राउंड, वो दूसरे हाथ से क्या करते थे? बंबू को बैंग करते थे। बैंग का मतलब होता है कस के पटकना। तो ग्राउंड पर बहुत तेजी से पटकते थे अपने बंबू को, जो फटा हुआ होता था, नीचे से स्पेशल बनाया हुआ होता था, उसको जब वो पटकते थे तो बहुत अच्छी आवाज उसमें खनकने की निकलती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी, फिर वो क्या करते थे? लेडी को ग्रीट करते थे। ऑफ द हाउस, जो घर की लेडी होती थी उसको नमस्कार करते थे। विद गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहते हुए विश करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट, उसके बाद अपनी टोकरी को प्लेस कर देते थे, रख देते थे। कहां रखते थे? ऑन द वर्टिकल बंबू, वर्टिकल बंबू, वही बंबू जिसको वो बना रखे थे स्पेशल, उसी के ऊपर वर्टिकल वो खड़ा रखते थे बंबू, उसी के ऊपर टोकरी रख देते थे अपनी। वी किड्स, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चे जो होते थे उन्हें एक साइड में धक्का दे दिया जाता था, पुश्ड धक्का दे दिया जाता था, असाइड एक साइड में। विद अ माइल्ड रेब्यूक, माइल्ड रेब्यूक का मतलब होता है हल्की सी फटकार के साथ, डांट के साथ, हल्की सी फटकार के साथ मुझे धक्का दे दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड, और जो लोव्स होती थी वो डिलीवर कर दी जाती थी, मतलब दे दी जाती थी, टू द सर्वेंट, उन्हीं सर्वेंट को, जो पैस्किन और बेस्टीन थी, उन्हीं सर्वेंट्स को लोव्स दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, उनको लोव्स तो दे दी जाती थी, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। हम जो बच्चे होते थे वो हार नहीं मानते थे। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना किसी चीज को, और नहीं, वो त्यागते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, हम लोग क्या करते थे? जब साइड में कर दिया जाता था हमें, तो हम बेंच पर चढ़ जाते थे, और या फिर पैरापेट पर चढ़ जाते थे। पैरापेट का मतलब होता है चबूतरा, जो घरों के बाहर ऊंचा पोर्शन बनाया जाता है दोनों तरफ, अपने मेन डोर के सामने जो दोनों तरफ ऊंचा पार्ट बनाया जाता है उसे पैरापेट कहते हैं। तो पैरापेट चढ़ जाते थे, पैरापेट पर या फिर बेंच पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और बास्केट में झांकने लगते थे अपने से, ताकि मैं बहुत अच्छे से चुन सकूं और उसकी खुशबू ले सकूं। समहाउ, जैसे तैसे, आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस
ऑफ दोज लोव्स। कहते हैं जैसे तैसे मैं उसके पास चढ़ जाता था, फिर झांकने लगता था। और आगे कहते हैं आई कैन स्टिल रिकॉल, आज भी मैं उसे रिकॉल कर सकता हूँ। रिकॉल मतलब याद कर सकता हूँ, आज भी मैं उसे याद कर सकता हूँ। किसे याद कर सकता हूँ? द टिपिकल फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू ऑफ दोज लोव्स, उन जो लोव से खुशबू निकलती थी, आज भी हम उसे याद कर सकते हैं। लोव्स फॉर द इल्डर्स, जो लोव्स होती थी वो इल्डर्स के लिए होती थी, हमने अभी पीछे बताया भी था। जो लोव्स होती थी वो इल्डर्स के लिए होती थी। एंड द बैंगल्स, और जो बैंगल्स होती थी फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए होती थी। बैंगल नुमा वो चूड़ी नुमा बनाया जाता था, उसे एक के ऊपर एक छल्ला बनाया हुआ होता था, उन्हें बैंगल्स कहते। तो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर, तो उसके बाद हम केयर भी नहीं करते थे। किस चीज की केयर नहीं करते थे? परवाह नहीं करते थे टू ब्रश, कि हमें ब्रश करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट उठकर तुरंत भाग भाग कर आते थे। तो हमें ये भी नहीं केयर होती थी कि हमें ब्रश करना है अवर टीथ, अपने दांतों को, और वॉश अवर माउथ, और हमें अपने मुंह को धोना है प्रॉपरली, बहुत ही अच्छे ढंग से। एंड वाई शुड वी, और कहते हैं ऐसा हम करते भी क्यों, ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, तो उस समय मैंगो लीफ की से ब्रश किया जाता होगा, तो इसीलिए बताते हैं कि कौन अपने आप को परेशानी दे, मैंगो की लीफ प्लग करे और फिर उससे टूथब्रश बनाए और फिर उसको करे, तो इतना कौन अपने आप को परेशानी दे। इसलिए ये कहते हैं कि मैं ये कुछ करता ही नहीं था। और फिर आगे बताते हैं एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और कहते हैं कि ये नेसेसरी भी क्यों था, मतलब इतना सारा बवाल करना अपने दांतों को मांजने के लिए आवश्यक ही क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और एग्जांपल कितना बढ़िया देते हैं, टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, कि टाइगर तो कभी दांत अपने नहीं मांजता है, तो मैं क्यों मांजू। हॉट टी, जो गर्म टी होती है, कुड वॉश, वो वॉश कर सकती है, एंड क्लीन अप, और साफ कर सकती है, एवरीथिंग, हर चीज, सो नाइसली, बहुत अच्छे से। आफ्टर ऑल कहते हैं जब हम सुबह सुबह इन द मॉर्निंग टी पीते हैं, तो वो टी हमारे माउथ को बहुत अच्छे से साफ कर सकती है, हर चीज साफ कर सकती है, तो हम क्यों ब्रश करने का झंझट पाले। तो ऐसी ये चीजों को बताते रहते हैं और आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और फिर कहते हैं द मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो मीनिंगलेस हैं, अर्थविहीन है, उनका कोई मतलब नहीं बनता था। विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल, वो स्वीट ब्रेड जिसे बोल कहते थे, अगर जो शादी में आप गए और शादी में आपको बोल नहीं खाने को मिला, तो जो गिफ्ट आपको दिए जाएंगे उन गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाते हैं। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट, जिस प्रकार से एक पार्टी और एक फीस्ट में अगर जो लोव्स ना हो तो वो खो देती थी अपना चार्म विदाउट ब्रेड, उसी ब्रेड के बिना यानी कि बोल के बिना अपना जो चार्म है, अपना जो आकर्षण है पार्टी या फीस्ट का, पार्टी तो सभी जानते हैं, फीस्ट का मतलब होता है दावत, तो जो दावत होती है और जो पार्टी होती है उसमें अगर जो ब्रेड नहीं होती थी तो वो अपना चार्म लॉस कर देती थी, खो देती है, इतना इंपॉर्टेंट ब्रेड है। नॉट इनफ कैन बी सेड, कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, सेड टू शो, दिखाने के लिए, हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर, कि बेकर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा दिखाने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कैन बी फॉर अ विलेज, कि जो बेकर है वो गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस चीज को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहा जा सकता है। द लेडी ऑफ द हाउस, जो घर की महिलाएं हैं, महिला है, मस्ट प्रिपेयर, जो घर की महिला है वो अवश्य प्रिपेयर कर सकती है, बना सकती है, क्या बना सकती है, सैंडविचेस बना सकती है ऑन द अकेजन, अगर जो अवसर है किस चीज का, ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अगर जो उसकी डॉटर का एंगेजमेंट है तो उस अवसर पर वो सैंडविचेस तैयार कर सकती है, तो ये एक लेडी की विशेषता है। और आगे बताते हैं केक्स एंड बोनिलास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस, और जो केक्स और बोनिलास हैं ये कब बनाए जा सकते हैं, ये बनाए जा सकते हैं क्रिसमस के साथ और एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स,
या फिर अन्य फेस्टिवल्स पर भी बनाए जा सकते हैं। केक्स बनाए जा सकते हैं, बोनिलास बनाए जा सकते हैं, बॉलिनास बनाए जा सकते हैं, और क्या बनाया जा सकता है, सैंडविचेस बनाई जा सकती हैं। लेकिन ये किसके द्वारा, ये महिलाओं के द्वारा घर में बनाए जा सकते हैं। दस इसीलिए द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, जो बेकर की फर्नेस है, इसीलिए उसकी जो उपस्थिति है इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों बहुत ज्यादा आवश्यक है? क्योंकि गांव में कोई बहुत ज्यादा ब्रेड वैसे नहीं बना पाता था। इंपॉर्टेंट ओकेजन पर सैंडविचेस बन जाती थी, केक्स बन जाते थे और बॉलिनास बन जाते थे। लेकिन वो जो बोल बनाते थे, वो जो ब्रेड बनाते थे, जो लोव्स बनाते थे, जो बैंगल्स बनाते थे, उस प्रकार के ये कुछ नहीं बना पाती थी। इसलिए बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता थी गोवा के विलेज में। आगे बताते हैं द बेकर और ब्रेड सेलर। जो बेकर और ब्रेड सेलर होते हैं ऑफ दोज डेज, उन दिनों के जो बेकर और ब्रेड सेलर थे, हैड अ पेकुलर ड्रेस, उनके पास एक पेकुलर ड्रेस होती थी। पेकुलर ड्रेस का मतलब अजीब सी ड्रेस होती थी। अजीब, पेकुलर का मतलब अजीब, तो एक उनके पास अजीब ड्रेस होती थी, नोन एज कबाई, उसे कबाई कहते थे। उसे क्या कहते थे? कबाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो उनकी पेकुलर ड्रेस होती थी, जो बेकर पहनते थे, उसे कबाई कहा जाता था। आगे बताते हैं कबाई क्या होती है। इट वाज अ सिंगल पीस, एक सिंगल पीस होता था। किसका सिंगल पीस होता था? लॉन्ग फ्रॉक का, जो रीचिंग होता था, मतलब पहुंचता था टू द नीज, घुटनों तक पहुंचता था। ऐसी एक फ्रॉक जो घुटनों तक पहुंचती थी, उसे ही कबाई कहा जाता था। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, जब ये छोटे थे उस बचपन में, वी सा, हम देखते थे, बेकर्स वियरिंग, बेकर को पहने हुए अ शर्ट, एक शर्ट, एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स और एक शर्ट पहने हुए देखते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो शॉर्टर देन होती थी फुल लेंथ, वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, तो हाफ पैंट से लंबी होती थी और शॉर्ट होती थी फुल लेंथ से। इवन टुडे, तब के समय की बात है, और आज की बात क्या है? एनीवन हु वियर्स, कोई भी व्यक्ति जो वियर करता है, जो पहनता है अ हाफ पैंट, एक हाफ पैंट, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों से नीचे तक पहुंच जाती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो कमेंट को इनवाइट करता है, मतलब उस पर कोई ना कोई कमेंट कर ही देता है, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, कि इसने अपने आप को ड्रेसअप कर रखा है एक पैडर की तरह। तो ऐसे कोई ना कोई कमेंट कर ही देता था। तो आगे फिर से बताते हैं, द बेकर यूजली कलेक्टेड, जो बेकर होते थे वो अपना पैसा भी तो लेते थे, तो किस प्रकार से पैसा कलेक्ट करते थे? हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में एक बार पैसा कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स, और जो मंथली अकाउंट्स होता था, यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड में रखा जाता था। कैसे रिकॉर्ड में रखा जाता था? ऑन सम वॉल इन पेंसिल, किसी ना किसी दीवार पर लिख देते थे वो पेंसिल से। जब पेंसिल से किसी ना किसी दीवार पर लिख देते थे कि इस मंथ का इतना बिल इनका है, इतना बिल इनका है, उसी हिसाब से वो पैसा लेते थे मंथली। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, तो जो बेकिंग था वो वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, प्रॉफिटेबल मीन्स होता है बहुत ही लाभकारी, और प्रोफेशन मतलब बिजनेस। तो वो जो बिजनेस था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था उन दिनों, वास्तव में, इन ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली, जो बेकर और उसका फैमिली होता था, नेवर स्टार्व्ड, कभी भूख से नहीं मरता था। ही हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, एंड हिज सर्वेंट्स, और उसके जो सर्वेंट्स होते थे, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखाई देते थे, एंड प्रॉस्पेरस, और समृद्ध दिखाई देते थे। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा धनवान दिखाई देते थे। दे आर प्लम्प फिजिक, प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताजा, फिजिक का मतलब होता है आवरण हमारी बॉडी का। तो उनका जो प्लम्प फिजिक होता था, मोटा ताजा बॉडी होता था, वाज एन ओपन टेस्टिमोनी, वो ओपन टेस्टिमोनी होता था। टेस्टिमोनी का मतलब सबूत होता है, खुला सबूत होता था, जिसके बारे में लोग बात भी करते थे टू दिस, इसके बारे में। टेस्टिमोनी का मतलब है पब्लिक स्टेटमेंट, पब्लिक के द्वारा कहा गया कुछ भी,
स्टेटमेंट है, बयान है, जो उनके कैरेक्टर या फिर क्वालिटी के बारे में बताया जाता था। तो पब्लिक टेस्टिमोनी होती थी, वो भी ओपन, मतलब ओपनली लोग कह देते थे कि आप बहुत ज्यादा धनवान है, क्योंकि ये चीज दिखाई भी उनको देती थी। इवन यद्यपि टुडे, आज की बात करें अगर, जो एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, कोई भी व्यक्ति जो जैक फ्रूट के जैसा, जैक फ्रूट का एक्चुअल मीनिंग कटहल होता है जो एक वेजिटेबल है, तो जैक फ्रूट की जगह अगर की तरह उसका मतलब मोटा ताजा उसका फिजिकल अपीयरेंस है, इज इजिली कंपेयर्ड, तो उसे आसानी से तुलना कर दी जाती थी टू अ बेकर। यहीं पर इस चैप्टर को फिनिश कर दिया गया है। अगर जो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।